हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 का भारतीय कला का परिचय, जो कि आपके सीयूईटी बीएफए इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है। इसी जो बुक है, इसी बुक से आपका सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसको अच्छे से निचोड़ के खा जाना है। खाने का अर्थ है आपको अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। तो चलिए, इसी क्रम में हम आज जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, उस लेसन को हम शुरू करते हैं। तो आपका भारतीय कला का परिचय का जो पहला अध्याय है, पांडुलिपि, भारतीय पांडुलिपि के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पांडुलिपि और उसकी चित्रकला की परंपरा। तो जो भारत में पहले कागज़ नहीं हुआ करता था, तो उस समय लिखावट का कार्य होता था। तो लिखावट किस में किया जाता था? तो एक ताड़ का पौधा आता है, आपने देखा होगा, क्या होता है? ताड़। तो उसके पौधों को ऐसे लंबे लंबे करके काट के सुखा के उस पर लिखने का कार्य किया जाता था। और उसको बाद में क्या किया जाता था, यहाँ पे खोल, यहाँ पे खोल बना के बहुत सारे पत्तों को एक साथ करके रस्सी से बांधकर पांडुलिपि बनाया जाता था। तो आपको उम्मीद है कि पांडुलिपि समझ में आ गया। चलिए, आपको मैं इसका इमेज दिखा के और क्लियर करता हूँ। ये है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि पांडुलिपि क्या है। ये जो चीज़ है, ये है पांडुलिपि। समझ में आ गया? तो ये ताड़ के जो पत्ते होते थे, उस समय जिस समय कागज़ नहीं उपलब्ध था, तो उसमें लोग लिखने का कार्य, अपने जितने भी धार्मिक ग्रंथिक जो लिखावट होते थे, इतिहास हो, जो भी हो, राजा महाराजाओं के बारे में लिखना है, सब उसी में ही लिखते थे, ताड़ के पत्ते पे। और साथ में धीरे धीरे डेवलपमेंट के कारण क्या किया गया, जो चीज़ उस पर लिखा जाता था, उस चीज़ को एक निश्चित जगह पे उसका चित्र भी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये पूरा पेज है, ये तार का पत्ते पे यहाँ पे कुछ लिखा, उससे संबंधित एक चित्र यहाँ पे बनाया। तो ऐसे ऐसे वो बनाने की परंपरा, पांडुलिपि चित्र बनाने की परंपरा शुरू हो गई। तो इसको हम पढ़ के और समझ लेंगे अच्छे से। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया पांडुलिपि क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया। तो आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते जाऊंगा, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। इसी से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत्र नामक अध्याय का भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला के स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके इसमें से। तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। जो पांडुलिपियाँ हैं, वो बनना कैसे आरंभ हुआ भारत में, पांडुलिपि में जो चित्रकारी है वो कैसे आरंभ हुआ, तो वो हम का उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो उसकी इंट्रोडक्शन में ये सब दिया है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सीयूटी एग्ज़ाम में पूछेगा, उस पॉइंट को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में किसका वर्णन किया गया है? तो चित्रसूत्र नामक अध्याय का वर्णन किया गया है। और चित्रसूत्र किससे संबंधित है? तो भारतीय कला और किससे संबंधित है? तो भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला से संबंधित है। समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा। एक तो पूछेगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भारतीय कला से संबंधित है। ये दोनों में से एक ऑप्शन आपको आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आपको अगर पता है कि क्वेश्चन पैटर्न सब एमसीक्यू होते हैं, तो एमसीक्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा, ये आपका ए होगा, ये बी होगा, और ये आपका सी होगा, ये डी होगा। तो इसमें से एक ऑप्शन इन दोनों में से एक आपको मिलेगा। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में किस अध्याय का वर्णन किया गया है? तो चित्रसूत्र। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है? यह अध्याय आकृति बनाने का कला से संबंधित है, जिससे में प्रतिमा लक्षण कहते हैं।
क्या कह रहे हैं, जो ये अध्याय है चित्र सूत्र अध्याय, इसमें आकृति मतलब ड्राइंग, ड्राइंग बनाने से संबंधित सारी जानकारियाँ दी गई हैं। उस जानकारी को कहते हैं प्रतिमा लक्षण। ठीक है, आकृति बनाने को क्या कहते हैं, एक आकृति बनाने का कला से संबंधित, जिसे कि हम प्रतिमा लक्षण कहते हैं। ठीक, जो कि चित्रकला के धर्म सूत्र हैं और यही चित्रकला के फंडामेंटल हैं। यही फंडामेंटल से ही कोई भी चित्र को बनाया जाता है, इसके बिना कोई भी चित्र अधूरा रहता है। इसी खंड में तकनीक, उपकरण, सामग्री, सतह, दीवार या भित्त, धारणा, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृति के त्रिआयामों की संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो आपका अध्याय है चित्र सूत्र, तीसरा खंड में जो चित्र सूत्र नामक अध्याय है, इसी में क्या क्या बताया गया है, तकनीक, कौन सा तकनीक कैसे यूज़ किया जाता है वो बताया गया है। कौन सा उपकरण, उपकरण मतलब औजार, टूल्स जिसे बोलते हैं, तो टूल्स कहाँ पे कैसे यूज़ होगा उसके बारे में बताया गया है। सामग्री, मटेरियल, जो मटेरियल आपका कौन सा कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी इस अध्याय में बताया गया, इस चैप्टर में। अब सतह, सतह मतलब दीवार जिस पे आप चित्रकारी करते हैं, वो भित्त हो या दीवार हो, कुछ भी हो। धारणा और परिप्रेक्ष्य और मानव आकृतियों के त्रिआयामियों का संरचना को उल्लेख किया गया है। तो पर्सपेक्टिव और आपकी क्या धारणा है उस पे, और मानव आकृति को त्रिआयामी संरचना कैसे बनाया जाता है उसका सब बारीक से बारीक विवरण उसमें दिया गया है चित्रसूत्र अध्याय में। आगे पढ़ते हैं, तो आगे बताया गया है, हम यहाँ पे थे, चित्रण के विभिन्न अंग जैसे रूप भेद या दृश्य और आकार, प्रमाण या परिमाप, अनुपात या संरचना, और फिर क्या है, भाव, अभिव्यंजना और लवण योजना, सदृश्य रचना, सदृश्य और वर्णिका भंग या तुलिका और रंगों के उपयोग की वास्तविक पूर्वक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसी अध्याय में क्या क्या बताया गया है, रूप भेद, एक आकृति दूसरे आकृति से कितना ही डिफरेंट है तो उसके बारे में बताया गया है। और क्या कह रहे हैं, या दृश्य आकार, मतलब उसका आकार इसके आकार से बहुत अलग होता है। फिर प्रमाण, उसका परिमाप भी अलग अलग होता है। अनुपात, संरचना, सबकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, उसके बारे में भी इस अध्याय में बताया गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभिव्यंजनावाद, भाव मतलब भाव, उसमें एक एक आकृति, एक एक फिगर में कैसे भाव हैं उसमें बताया गया है। और लवण योजना, सदृश्य मतलब एक सौंदर्य चित्र में सौंदर्य कैसे लाए उसके बारे में बताया गया है। वर्णिका भंग, रंग, कलर्स के बारे में बताया गया है। ब्रश के बारे में बताया गया है। इसका विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित व्याख्या की गई है, मतलब एग्जाम्पल देख के बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। किसमें समझाया गया है, तो आपका जो ये तीसरा खंड में जो चित्र सूत्र है इसमें इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हम पढ़ रहे थे, तो इनमें से इनमें से इनमें से प्रत्येक के कई उपभागों का भी उल्लेख किया गया है। कई शताब्दियों में से इन धर्म सूत्रों को कलाकारों द्वारा पढ़ा, समझा और अनुसरण किया जाता रहा है। कह रहे हैं कि जो ये ऊपर आपको बताया गया है, वर्णिका भंग, तुलिका, अभिव्यंजना, जो भी है पर्सपेक्टिव, इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स बना के उसको और अच्छे से समझाया गया है। और उसी को बहुत कई शताब्दियों से, मतलब बहुत सालों से जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं, मतलब उसी का ही उपयोग अपने ड्राइंग में कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ चित्रकला की सभी भारतीय शैलियों और चित्रशालाओं का आधार बना। तो ये जो किताब है, यही किताब भारतीय शैलियों और भारतीय जो चित्रशालाओं का आधार बना, मतलब इसको वहाँ से जितना जो पर्सपेक्टिव, कलर जो भी समझना होता था, सभी लोग उसी बुक को पढ़ के समझ के अपने स्टूडियो में काम किया उन्होंने। भारतीय शैली जो बहुत सारी राजस्थानी है, पहाड़ी है, मुग़ल है, जो भी हैं, उनमें इसी को लेके, इन्हीं फंडामेंटल्स को लेके उन्होंने कार्य करना शुरू किया। तो आपका जो टॉपिक अगला पैराग्राफ है इसको देखते हैं।
तो अगला पैराग्राफ में आपको बताया गया है मध्यकाल मध्यकाल का जो चित्रकला है, मध्यकाल की चित्रकला को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्यकाल की चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से, तो किस नाम से जाना जाता है, लघु चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, लघु चित्रकला के नाम से जाना जाता है। छोटे आकार का होने के कारण इन्हें लघु चित्रकारियों को हाथों से लेकर करीब से अवलोकन किया जाता था। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे होने के कारण इनको हाथों में लेकर करीब से अवलोकन मतलब बारीकी से किया जाता था, इसको देखा जाता था, समझा जाता था, कार्य किया जाता है। कला संरक्षकों ने महलों या राज दरबारों की दीवारों को अक्सर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था, इसलिए इन लघु चित्रों का उद्देश्य कभी भी दीवारों पर प्रदर्शित करना नहीं होता था। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लघु चित्र बनाए जाते थे, इनका उद्देश्य दीवार में सजावट के लिए नहीं थे, क्योंकि दीवार पे राजा महाराजा उस समय भित्ति चित्र बनाते थे, वॉल पेंटिंग बनाते थे। इनका उद्देश्य दीवार पे लगाने के लिए नहीं था। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्यकाल की चित्रकला को और उसका आकार क्या था, तो लघु आकार के थे। तो आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पांडुलिपि में चित्र के आकार कैसे थे, तो लघु आकार के चित्र बनाए जाते थे। तो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या बताया गया अगला पैराग्राफ में। चित्रकला का एक बड़ा भाग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, जिनमें महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न विहित साहित्यिक एवं संगीत ग्रंथों पांडुलिपियों का चित्रण किया गया। तो क्या कह रहे हैं कि चित्रकला का एक बड़ा भाग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, कि मध्य काल में जो चित्र बनाए जाते थे तार के पत्रों पे, वो पांडुलिपियों पे बनाए जाते थे। तो उसमें क्या क्या बनाए जाते थे, जो बहुत बड़े बड़े महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, भागवत पुराण है, तो उस विषय को लेके ये लोग चित्रकारी करते थे। ठीक, और उसके छंद हो गए, साहित्यिक ग्रंथ हो गए, संगीत ग्रंथ है, उनको लेके उन टॉपिकों को लेके वो लोग पांडुलिपि चित्रण करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थानों में लिखा जाता था, और कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर ना लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था। इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, कहने का अर्थ है कि जो आपका चित्रपट होता था उसके शीर्ष भाग पर हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखे गए कोई भी चौपाई, छंद, कुछ भी हो, दोहा, वो लिखा जाता था एक आयताकार फलक ऐसे उस फलक पे उसको लिखा जाता था। और कभी कभी इसको विषय वस्तु के लेख को मुख्य पृष्ठ पर ना लिखकर यहाँ पे ना लिख के उसके पीछे लिखा जाता था। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषय अनुसरण विभिन्न भागों में रचित किया गया था। प्रत्येक भाग में कई बंधन मुक्त चित्र या पर्ण या पृष्ठ शामिल होते थे। ठीक है, चित्रकला के प्रत्येक पर्ण पोलियो का संबंध लेख और उस चित्र के ऊपरी भाग में सीमा अंकित स्थान पर या उसके पीछे अंकित किया गया था। तो कहने का अर्थ ये है, आप समझ सकते हैं कि जो पांडुलिपि चित्रण होते थे उसको व्यवस्थित रूप से एक विषय अनुसरण विभिन्न भागों में रचित किया जाता था। ठीक है, तो प्रत्येक भाग में कई बंधन मुक्त चित्र, मतलब कोई भी बंधन से मतलब किसी का बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन से मुक्त होकर वो लोग चित्र बनाते थे और वो चित्र शामिल भी होते थे। तो उसके कह रहे हैं चित्रकला के प्रत्येक पर्ण मतलब पोलियो, इसको आप याद रखिएगा, ये जो आपका पर्ण है इसको पोलियो से का संबंध लेख मतलब जो लिखावट होता था उस पैराग्राफ में इस पत्ते पे ताड़ के, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे।
ठीक है। तो कभी कभी ये लिखावट क्या कर रहे हैं, उस लेख उस चित्र के ऊपरी भाग से सीमांकित स्थान पर लिखा जाता था, ऊपरी भाग में लिखा जाता था, या कभी कभी वो उसके पीछे भी लिखा जाता था। अब है आपका अगला पेज, चलिए देखते हैं। तदनुसार किसी के पास रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि के चित्रों का संकलन होगा। प्रत्येक संग्रह को कपड़े के टुकड़े से लपेटकर राजा या संरक्षक पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया जाता था। तो आपकी समझ में आ गया, जो वो लोग बनाते थे ताड़पत्रों पे जो चित्र पांडुलिपि, उसको बाद में राजा या महाराजा जिस समय के थे वो लोग कपड़े में बांधकर, अच्छे से कपड़े के टुकड़ों में बांधकर अपने पुस्तकालयों में रख दिया करते थे। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया है। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल में बने रहें। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको बार बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आया तो पढ़िए, और समझ में आ गया फिर भी पढ़िए, पढ़ के और इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। जो जो क्वेश्चन आपको बताया गया है वो आपके बीएफए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।